हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाला है, जो कि आपका 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उससे पहले हम लोग इस वायरल प्रश्न पत्र को देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि विज्ञान का पेपर में जाके गर्दा मचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितने भी वायरल प्रश्न पत्र है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 2 है। आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या पूछे या अपवर्तन के नियमों की संख्या पूछे तो याद रखेंगे दोनों के 2 ही होते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिक किसमें होता है? तो याद रखेंगे निर्वात में। कि जिस माध्यम में कुछ भी ना हो उसमें प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो सकता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से संभव हो सकता है। किससे? प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो भी प्रश्न यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे पूछे अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। न्यूनतम दूरी पूछे तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में करा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? तो याद रखेंगे 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है एक प्रिज्म? 5 सतहों से। आप लोग याद भी करते चलिए, डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में करा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न करा है, विद्युत विभव है। विद्युत विभव जो है वो कौन सा राशि है? तो याद रखेंगे विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत विभव कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में करा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण को हम लोग प्रयुक्त करते हैं? तो याद रखेंगे साइड मिरर के रूप में जो हम लोग दर्पण प्रयुक्त करते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जो है वो हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वो किसकी ओर मुड़ जाती है? तो याद रखेंगे अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब के निकट की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में करा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपका एग्जाम में जाकर के गदा नंबर आ सके। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में करा है, समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। R बराबर क्या होता है? तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए और इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको एग्जाम में जाके गर्दा मचाने में मजा आ जाए। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में कहा है, जूल पर कूलम कहा जाता है। जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? तो जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र जो है वो साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को देख सकता है। जिस नेत्र में अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए वो दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और जिस आंख में अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए वो निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। ये सारे बात याद रखेंगे आप लोग, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 14वें प्रश्न में कड़ा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो याद रखेंगे हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में कड़ा है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय जब लघुपतन हो जाता है तब विद्युत धारा का मान होता है, तो याद रखेंगे बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है बिजली का सुचालक है, इनमें से कौन जो है वो बिजली का सुचालक है? तो याद रखेंगे 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है बिजली का सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। थोड़ा गला बैठ गया है जिसके कारण से वीडियो में थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी, लेकिन आपको हम जो भी प्रश्न यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई है और आपका एग्जाम में जाकर के डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो याद रखेंगे क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर पूछे अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है, और उदासीन का पीएच मान पूछे तो उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन वियोज्योतिक है? निम्नलिखित में कौन वियोज्योतिक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वियोज्योतिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न के। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है? निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। C3H4 के बीच में जो है वो 3 अबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्केन का है। किसका है? एल्केन का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखेंगे 4 होती है। कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अम्लराज में जो है वो HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो याद रखेंगे 3:1 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना का होता है? 3:1 का होता है। आप लोग याद भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर जो है वो पीएच मान के किस सीमा पर सही तरीके से कार्य करता है? तो याद रखेंगे हमारा शरीर का जब पीएच मान 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में होगा तब हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न में कहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो याद रखेंगे इसका जो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगर पूछे धातु वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो याद रखिए पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में क्या है एसिड अल्डिहाइड का आयुर्पिक नाम है? एसिड अल्डिहाइड का आयुर्पिक नाम क्या होता है?
तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसिड एल्डिहाइड का आयोपिक नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में कौन गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा गैस जो है वो धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एथाइन का प्रयोग जो हम लोग एथाइन गैस का जो प्रयोग है हम लोग धातु के वेल्डिंग में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक का नाम दिया था? निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक जो है वो त्रियक का नाम दिया था, नियम दिया था, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक ने त्रियक का नियम दिया था? तो याद रखेंगे डेवेरनोर जो है वो त्रियक का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 है। कितनी है? 7 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो कैसा ईंधन है? तो याद रखेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। कैसा? जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में जो है कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखेंगे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। आप एक काम करेंगे 1 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या याद कर लेंगे, एक ना एक प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो होते हैं उसके पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी शोषण के लिए सभी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, CO2 भी और जल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में कौन अपघटक है? इनमें से कौन जो है वो अपघटक है? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया जो होता है वो अपघटक होता है। कौन? बैक्टीरिया। इनमें से कौन एक अपघटक है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया जो है वो अपघटक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में क्या है? एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे पपीता जो है वो एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? किस पौधे को लिया था? तो याद रखेंगे मटर के पौधे का। कौन सा पौधे को? मटर के पौधे को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में क्या है? जीव किस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जीव किस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीव किस प्रक्रम के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं? जनन के द्वारा वृद्धि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में क्या है? नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं। नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न में क्या है? स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में क्या है? वो कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? वो कौन सा रक्त समूह जो है वो सभी से रक्त ले सकता है? सॉरी, वो कौन सा रक्त समूह सभी समूह से
रक्त ले सकता है, तो ए भी जो है वो सभी से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।